शुरुआत उत्तर प्रदेश से, जहां पर चुनावी सरगर्मी जो है वो पूरे तरीके से चरम पर पहुंच रही है। नए नए समीकरण बन रहे हैं और एक ऐसा समीकरण अब बनता दिख रहा है, ये कहना उसके लिए गलत नहीं होगा कि यूपी के चुनाव में योगी वर्सेस एक तरफ ऑल की बात हो रही है, लेकिन अगर ये समीकरण बनता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा सरदर्द भी बन सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे जानने के लिए आप पहले इन तस्वीरों को जरा देख लीजिए और जो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि किस तरीके से पूरा खेल बन रहा है। सोहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने आज दावा किया कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। अगर यह गठबंधन होता है तो मुस्लिम वोट बैंक एकजुट होता दिखेगा। दूसरी बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के सांसद, राज्यसभा के सांसद जो हैं संजय सिंह, वो आज मिले अखिलेश यादव से। इशारों में यह बात तो कही कि कुछ बातचीत शुरू हुई है, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना रहे हैं। इस गठबंधन को लेकर भी बड़ी सारी सरगर्मी है। तीसरी खबर आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की है। गठबंधन तो पूरी तरह तय है, लेकिन सीटों को बंटवारे के लेकर अभी एक राउंड की बातचीत अभी जारी है। उसके बाद ये भी सामने आ जाएगा। अखिलेश यादव ने एक और गठबंधन साध लिया है, वो है अपना दल कृष्णा गुट की समाजवादी पार्टी के साथ। जो अपना दल की जो अनुप्रिया पटेल है, उनकी माताजी का जो गुट है, उसने किस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिला लिया है। आपको याद होगा, अपना दल अनुप्रिया पटेल की पार्टी है जो बीजेपी के साथ है, और अपना दल के अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल की पार्टी है जो अब समाजवादी पार्टी के साथ जा रही है। तो ये चारों कॉम्बिनेशन हमें बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में कई सारे गुटों को एकजुट करके एक वोट बैंक बड़ा बनाकर अखिलेश यादव पूरे चुनाव को और योगी आदित्यनाथ की सरकार को साधने की तैयारी कर रहे हैं। पर किस तरीके से ये बीजेपी के सामने दिक्कतें बढ़ा सकता है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ओम प्रकाश राजभर राजी है तो सब राजी है। राजभर जी, एआईएमआईएम के लिए कितनी सीटों की बात हुई? आखिरी बार जब बात हुई ओवैसी जी से तो क्या बात हुई? मैंने साफ साफ कहा कि देखिए 100 सीट कोई नहीं देगा, 10 सीट पर अगर चुनाव लड़ना है तो हम लोग बात करें। अखिलेश यादव राजी हैं इसके लिए? सब राजी है महाराज। ओम प्रकाश राजभर राजी है तो सब राजी है। कहते हैं राजनीति में दोस्ती शुद्ध वोट गणित से होती है। यूपी में यही हो रहा है। जो कल तक बाहरी कहे जाते थे, आज दिल में उतारे जा रहे हैं। अखिलेश की साइकिल पर उन्हें जगह मिल सकती है। छोटी पार्टियों को साधने का खेल यूपी में धार पकड़ने लगी है। इस खेल में अखिलेश थोड़ा ज्यादा आगे दिख रहे हैं। हर रोज नए समीकरण, हर रोज मुलाकात, शहमात के खेल में छोटी पार्टियों को साथ लाने की जोरदार पहल। इस पूरे खेल के केंद्र में ओवैसी को रखकर ओम प्रकाश राजभर ने विपक्षी पार्टियों को सीधी चुनौती दी है। ओम प्रकाश राजभर की माने तो बात सिर्फ सीटों के बंटवारे पर अटकी है, बाकी ऑल इज वेल है। हमारा जो प्रयास है कि लोग 100 सीट लड़ने से बढ़िया है कि 10 सीट लड़ें। 100 लड़ करके 100 हार जाएंगे और 10 सीट लड़ करके 10 जीत जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि अगर अखिलेश यादव के साथ ओवैसी आ गए तो न सिर्फ पूरा चुनाव बदलेगा, बल्कि पहले से ज्यादा कांटे की टक्कर होगी। क्योंकि ओवैसी की वोट पॉलिटिक्स को जानने वाले ये जानते हैं कि बिहार चुनाव में उन्होंने कैसे खेल बदल दिया था। लगे हाथ अखिलेश यादव ने एक और संदेश देने की अच्छी कोशिश की है कि बिहार में तेजस्वी यादव ने जो गलती की थी, उसे यूपी में वो पूरी तरह से पलट देना चाहते हैं। यूपी में मुसलमान एक तरफा वोट करेंगे। कांग्रेस का मुस्लिम वोट ट्रांसफर हो सकता है। कम से कम 100 सीटों पर अखिलेश को बढ़त संभव। 2022 के लिए अखिलेश यादव ने जिस तरह से तैयारी शुरू की है, उसमें 2017 की किसी भी स्ट्रेटजी को जगह नहीं दी है। अखिलेश जातियों के समीकरण को साधने के लिए सीट दर सीट रणनीति बना रहे हैं। हालांकि यादव बेल्ट कहे जाने वाले सैफई में अपने चाचा से ही अब तक उनका गठजोड़ नहीं हो पाया है। समाजवादी पार्टी आरएलडी में गठबंधन तय है। ओपी राजभर पहले से ही अखिलेश के साथ है। आप भी लगातार अखिलेश के संपर्क में हैं। अब ओवैसी के साथ आने की बात चल रही है। अखिलेश वही कर रहे हैं जो बीजेपी कर चुकी है, छोटी पार्टियों को साधना और अपने पक्ष में नतीजों को लाना। ये पूरा समीकरण अगर वाकई में सियासी पटल पर दिखा तो उत्तर प्रदेश की राजनीति 180 डिग्री पर घूम जाएगी, जिसमें एक तरफ होंगे अखिलेश अपनी गठबंधन पार्टी के साथ और दूसरी तरफ बीजेपी होगी। हालांकि बीजेपी इस बात को जानती है कि बिहार चुनाव में ओवैसी ने जो किया था वो बंगाल में बिल्कुल नहीं कर सके थे। कम से कम अखिलेश यही चाहते हैं कि
ओवैसी मिले तो मुसलमान वोट का बंटवारा नहीं होगा, नहीं मिले तो अखिलेश को झटका लग सकता है। लखनऊ से आमिर हक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो किसकी रणनीति सफल होगी ये तो जनता तय करेगी। पर अगर ये गठबंधन बनता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा संकेत इससे जरूर आएगा और उम्मीद भी यही होगी अखिलेश यादव को कि कम से कम वो जो एंटी बीजेपी वोट है, बीजेपी के खिलाफ का जो वोट है, उसको पूरी तरीके से अपने से मिला लें। पर क्योंकि ओवैसी की पार्टी की बात हो रही है, उस पर उनकी पार्टी क्या कह रही है, कुछ गठबंधन की बातचीत चल रही है, राह मिलने वाली है, इस पर उनके स्पोक्स पर्सन ने क्या कहा ओवैसी साहब के सुना देते हैं आपको। राजभर जी क्या खेल खेल रहे हैं आप, किसको गुमराह कर रहे हैं आप, और किससे बात चल रही है आपकी पार्टी में? मैं उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं एमआईएम का। असद साहब ने मुझे ऑथोराइज किया है बात करने के लिए। आपकी किससे बात चल रही है? उस आदमी का नाम बताइए हमारी पार्टी में जिससे आपकी बात चल रही है। अखिलेश जी, अगर आप राजी हैं और आप सीट देना चाहते हैं तो मैं कह रहा हूं कि बताइए कौन सी 10 सीटें हैं, 15 सीटें जो आप देना चाहते हैं, नाम बताइए। आप बताइए राजभर जी, आप बताइए कौन सी सीटें हैं। तो एक तरफ राजभर साहब कह रहे हैं कि 10 सीटों पर बात बन सकती है, दूसरी तरफ एआईएम के खुद प्रवक्ता कह रहे हैं कि अरे आप गुमराह किसको कर रहे हैं। तो अब किसकी बी टीम, सी टीम, डी टीम ये हैं एक दूसरे को, इन लोगों को तय करके आगे बढ़ना होगा। लेकिन अगर ये सामने आते हैं तो क्या खेल बनते हैं, समीकरण क्या बनते हैं, आपको समझाता हूं। 143 सीटों पर अगर ये ओवैसी साहब और अखिलेश यादव साथ अगर आ जाते हैं तो क्या पूरा जो है खेल वो बनता है, वो आपको फटाफट समझा देता हूं, क्योंकि एक एक करके थोड़ा सा समझेंगे तो उसको समझने में आसानी रहेगी। अगर ये साथ में आते हैं तो 143 सीटों पर जो मुस्लिम सीटें हैं, वोटर्स हैं, उनका बड़ा असर है। मतलब 143 सीटें उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स का असर है। इसमें 70 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम जो आबादी है वो 20 से 30% की है, और 73 सीटें ऐसी हैं जहां पर 30% से ऊपर की मुस्लिम आबादी है। तो ये सीट बहुत सिग्निफिकेंट सीट हो जाती हैं। और एक बड़ा जो फायदा होगा ओवैसी साहब के साथ आने से, अखिलेश यादव कम से कम जो मुस्लिम वोटर की कंफ्यूजन है उसको दूर कर पाएंगे। अगर जयंत अखिलेश साथ में आते हैं, जो जाट वोट का गठजोड़ अखिलेश साधने की कोशिश कर रहे हैं, 19 जिलों की 53 सीटों पे उनका पूरा जोर है। 17% जाट वोटर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पे इनका वर्चस्व है, वहां पर बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। 71 विधानसभा सीटों पर प्रभाव पड़ सकता है इसका, और साथ ही साथ खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर धार्मिक ध्रुवीकरण की काट माना जा रहा है कि कहीं पर वो हिंदू मुस्लिम, जाट वर्सेस मुस्लिम ना हो जाए, तो उसको इकट्ठा अगर ले आएंगे तो धार्मिक ध्रुवीकरण से बच जाएंगे। जाट मुसलमान समीकरण जो है, जो ट्रेडिशनल वोट बैंक रहा है आरएलडी का, वो मजबूत होगा और किसान आंदोलन को भी बुलाने की कोशिश है इस गठबंधन से। राजभर के साथ जो पूर्वांचल का इलाका है उसमें अखिलेश गठबंधन बना चुके हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 4% राजभर वोटर है पूरे उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें। और अगर सिर्फ हम पूर्वांचल की अगर मैं आपको कहानी सुनाऊं तो पूर्वांचल में 18 से 20% राजभर वोटर हैं। कितनी सीटों पर इनका असर पड़ता है? इनकी पूर्वांचल की करीब 100 सीटों पर राजभर के जो वोटर्स हैं, और राजभर साहब जो है इनकी पकड़ है, जरूरी नहीं है 100 की 100 सीट जीत जाए, पर यहां पर इनका असर जरूर दिखता है। तो यहां पर वोट जो है वो कंसोलिडेट करने की कोशिश है। और आम आदमी पार्टी जो पहली बार चुनाव लड़ रही है, जिसका कुछ खास जनाधार है ही नहीं उत्तर प्रदेश में, उसको साथ लाके फायदा क्या होगा? देखिए, कहीं ना कहीं कोशिश है कि जो अर्बन यानी कि शहरी वोटर है, और साथ ही साथ जो युवा है, जो पढ़ा लिखा वोटर है, जिसको बिजली पानी और दिल्ली मॉडल समझ में आता है, उसको साधने की कोशिश है आम आदमी पार्टी को साथ लेके आने में। 2019 में 16.7 लाख से ज्यादा नए वोटर जुड़े उत्तर प्रदेश की वोट में। यूपी में 18 से 30 साल से करीब 60% युवा वोटर हैं 18 से 30 साल के बीच के। और युवाओं के वोट बैंक चुनाव में बड़ा अंतर बना सकता है। दिल्ली वोट बैंक, दिल्ली का मॉडल जो है उसे बेचा जा सकता है। और आम आदमी पार्टी चाहे खुद जीते ना जीते, पर कुछ सीट्स पर खेल खराब कर सकती है। इस वजह से 2-4, 5,000, 10,000 वोट जहां पर भी इनके होंगे, उसको जोड़कर लाने की कोशिश हो सकती है। आपने समीकरण देखे, क्योंकि इस बार की बड़ी सबसे खबर यही है कि अगर ओवैसी साहब और अखिलेश जी साथ साथ आते हैं तो क्या बनता है, उसका असर क्या होगा। मुसलमान को एक तरफा वोट करने का सीधा इशारा मिलेगा, मुस्लिम वोट जो है वो कंसोलिडेट हो जाएगा।
तो उसमें फूट नहीं पड़ेगी। कांग्रेस का मुस्लिम वोट ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वोट मिलता है, और कम से कम 100 सीटों पर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अखिलेश यादव की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। हिंदू मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण, ये एक उसका नेगेटिव इंपैक्ट है, ध्रुवीकरण हो सकता है। अगर इस तरफ मुस्लिम ज्यादा दिखाई पड़ेंगे तो बीजेपी के लिए हिंदू वोट भी ध्रुवीकरण हो सकता है। यूपी में चुनावी जो बीजेपी का चुनाव जो है वो बीजेपी वर्सेस ऑल, भी बीजेपी कम से कम ये नैरेटिव पुश करने की कोशिश करेगी कि देखिए हमारे खिलाफ सब खड़े हुए हैं। ये बात ना बताते हुए कि बीजेपी के साथ भी कुछ दलों की गठबंधन है। बीजेपी विपक्ष के खिलाफ अवसरवाद का नारा दे सकती है, अपॉर्चुनिज्म की बात कर सकती है। अब मेरे साथ हमारे जो आज के इस पूरे जो कार्यक्रम में जुड़ेंगे हमारे जो गेस्ट हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से राकेश त्रिपाठी जी हैं और समाजवादी पार्टी से आशुतोष वर्मा जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मुझे सिर्फ 2 मिनट का समय और दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा जनता को समझा रहा था। आप लोगों के साथ भी फिर बात करने में तभी उतना मजा आएगा जब समीकरण जनता थोड़ी समझेगी। संजय सिंह से भी कुछ देर पहले मैंने अभी बात करी, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी के नेता भी आज अखिलेश यादव से मिले। तो क्या आम आदमी पार्टी का भी गठबंधन की राह में अग्रसर है? संजय सिंह ने हमें क्या बताया वो भी सुन लीजिए। जैसे जैसे समाजवादी पार्टी चुनाव की डेट जो है वो करीब आती जा रही है, वैसे वैसे हर पार्टी कहीं ना कहीं अपने गठबंधन को पुख्ता करने में लगी हुई है। एक तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने के लिए वहां आपने देखा किस तरीके से जयंत चौधरी मिले अखिलेश यादव से। आज संजय सिंह खुद मिलकर आए अखिलेश यादव से और अटकले हैं कि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में भी कुछ गठबंधन होने वाला है। संजय जी, तो संजय जी कंफर्म मान लें आपका और अखिलेश यादव जी की बैठक के बाद साथ साथ चलेंगे दोनों? देखिए, आज जो बातचीत हुई है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के कुशासन और आदित्यनाथ जी की तानाशाही के राज से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराने को लेकर एक सार्थक रणनीतिक और राजनीतिक चर्चा हुई है। गठबंधन को लेकर जब अंतिम रूप से कोई निर्णय और बातचीत होगी तो जरूर आपको जानकारी देंगे। आज ये बात हुई कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा शासन चल रहा है जहां पे गरीब की बेटी को रात में 2 बजे जला दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा शासन चल रहा है जहां पर नौजवान को रोजगार नहीं मिलता, लाठी और मुकदमे मिलते हैं। किसान को फसल का दाम नहीं मिलता, आंसू गैस के गोले मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा शासन चल रहा है जहां प्रभात मिश्रा जैसे निर्दोष नौजवान को ठोको नीति के तहत फर्जी इनकाउंटर करके मार दिया जाता है। इंद्रकांत त्रिपाठी से एसएसपी रंगदारी मांगता है और हत्या करा देता है। एक ऐसा कुशासन चल रहा है जहां पे कोरोना की महामारी में नदी के घाट पर लोगों की लाशें सड़ी हुई पाई गई, चील कौवे नोचते हुए पाए गए। एक ऐसा कुशासन उत्तर प्रदेश से हटना चाहिए। उत्तर प्रदेश को ऐसे कुशासन से मुक्त कराना है। इसके बारे में एक सार्थक और अच्छी चर्चा। संजय जी, आप राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। शिष्टाचार की जो बातचीत है वो तो मुझे लगता है आप अखिलेश यादव से कई बार कर चुके हैं, तो कम से कम इस बात को तो आप मानेंगे कि गठबंधन की उम्मीद जरूर है आम आदमी पार्टी को। क्या औपचारिक रूप पर कोई बातचीत शुरू हुई है? अभी चाहे तय हुआ हो या ना हुआ हो, औपचारिक तौर पे गठबंधन पे कोई विचार मैंने शुरू हुआ आपको कहा कि मैं कह रहा हूं कि आज एक बातचीत की शुरुआत हुई है और सार्थक बातचीत हुई है। गठबंधन को लेके कोई अंतिम रूप से निर्णय होगा या बातचीत होगी तो जरूर आपको जानकारी देंगे। लेकिन यह जरूर है कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी है उसका अब शासन डोल रहा है, उसकी विदाई का समय आ गया है। उत्तर प्रदेश में जो समीकरण बन रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने पहले कहा था कि वो सारी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो अगर गठबंधन की बातचीत हो रही है तो आम आदमी पार्टी का कितनी उम्मीद है, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की उम्मीद है? अभी सीटों के संबंध में कोई बातचीत नहीं हुई है और जब इस दिशा में कोई बातचीत होगी और गठबंधन कोई अंतिम रूप लेगा तो जरूर आपको जानकारी देंगे। आज एक रणनीतिक और राजनीतिक चर्चा हुई है, कॉमन एजेंडा के ऊपर बातचीत हुई है। संजय जी, लोग अब ये कह रहे हैं कि एक तरफ राजभर, दूसरी तरफ जयंत चौधरी, फिर अब राजभर साहब ने यह भी कह दिया कि ओवैसी के साथ भी गठबंधन कर सकती है जो अखिलेश जी की समाजवादी पार्टी है। आपको चलेगा? क्योंकि आप तो आप बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता की, आप बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, तो अगर ओवैसी साहब भी इस गठबंधन में जुड़ते हैं तो क्या अखिलेश की पार्टी के साथ आप फिर भी जाना चाहेंगे? मुझे लगता है अगर मगर और कल्पनाओं पे अभी कोई बातचीत करना जल्दबाजी होगी, तो इसलिए जब कोई गठबंधन की दिशा में कोई अंतिम रूप से कोई बातचीत होगी
तो जरूर आपको जानकारी देंगे। आज जितनी बातचीत हुई वो आपके साथ मैंने शेयर कर ली। इशारों इशारों में बात तो संजय सिंह जी बहुत सारी कह गए। राकेश त्रिपाठी जी, एक के बाद एक लोग जुड़ते जा रहे हैं। जो रणनीति आपने शायद अपनाई थी 2017 में छोटे छोटे दलों को साधने की हर इलाके में, वो अब अखिलेश यादव दोहरा रहे हैं। थोड़ी चिंता तो बढ़नी चाहिए। चुनाव के समय में अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में बहुमत के साथ सत्ता में थे, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव जी की हिम्मत और हौसला जवाब दे गया था। इसीलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश में 2 युवाओं का साथ पसंद का नारा देकर के राहुल गांधी जी के साथ गलबहियां कर ली थी और लखनऊ की सड़कों पर 2 युवा साथ साथ घूमे थे, लेकिन जनता ने खारिज कर दिया। गठबंधन टूट गया, गठबंधन की गांठें खुल गई। उसके बाद उन्होंने टूट गया, गठबंधन की गांठें खुल गई। उसके बाद उन्होंने 2019 के चुनाव में बुआ बबुआ का गठबंधन बनाया, मायावती जी के साथ जाकर के गठबंधन बना लिया, लेकिन 2019 के चुनाव में भी पराजय हाथ लगी। परिवार के 5 लोग ही केवल चुनाव जीत पाए। तो ऐसी स्थिति में 2019 के बाद भी गठबंधन समाप्त हो गया। अखिलेश यादव जी में हिम्मत नहीं है कि वो अकेले दम पर चुनाव में आ पाए, और अब कांग्रेस और बसपा जैसी बड़ी पार्टियां उत्तर प्रदेश में उनके साथ जाने को तैयार नहीं है। इसलिए उन्होंने तरह तरह के विकल्प, चाहे वो कृष्णा पटेल जी की पार्टी हो, चाहे वो महानदेव दल हो केशव देव मौर्य का, चाहे वो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी के परिवार को सम्मिलित कर लेना हो, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी के पास सामने जाकर के हाथ जोड़ना हो, तरह तरह के विकल्प अपना रहे हैं कि किसी तरह से समाजवादी पार्टी की इज्जत बच जाए। जयंत चौधरी से मिल रहे हैं, अलग अलग संजय सिंह से मिल रहे हैं, वो हर तरह के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो कितना भी प्रयास करें, उन्हें इस बात को समझना होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2014 के बाद कुछ बड़े परिवर्तन हुए हैं। 2014 से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा और बसपा ने लंबे समय तक जाति और मजहब के समीकरणों का एक घिनौना खेल खेला था। उसके कारण उत्तर प्रदेश की छवि खराब हुई, माफिया तंत्र उत्तर प्रदेश में हावी हुआ, उत्तर प्रदेश में विकास की जगह भ्रष्टाचार हावी हुआ। लेकिन आज भाषण बन जाएगा 2014 के बाद आशुतोष जी को भी ले आता हूं, फिर उसके बाद फिर एक एक करके सवाल लेते रहेंगे। आशुतोष जी, ओवैसी साहब को भी साथ लाने की जरूरत पड़ गई। कहीं ना कहीं डर है कि जो MY कॉम्बिनेशन में सेंध लगा सकते हैं ओवैसी साहब, तो उनको भी साथ लिया जाए। लगता नहीं है आपको काउंटर पोलराइजेशन हो जाएगा आपके खिलाफ? अंकित जी, पहले तो ये बात का मैं खंडन कर दूं कि इस तरह की बातों में कोई सच्चाई नहीं है, और माननीय अखिलेश यादव ने साफ कह रखा है कि ओवैसी जी से ना ही कोई बात हुई है, ना ही कहीं पे कोई गठबंधन होने का। और भारतीय जनता पार्टी ने के प्रवक्ता ने कहा 2014 के बाद में एक देश में अमूल चूक परिवर्तन कर दिया मोदी। तो 17 में अपना दल ओपी राजभर के साथ मिला के क्या किया था? बैसाखी ली थी क्या? ट्राइपॉड स्टैंड बनाया था? क्या किया था भारतीय जनता पार्टी? और जम्मू कश्मीर में PDP के साथ जो वहां पे गठबंधन किया था, वो क्या किया था? सिक्किम में क्या किया था? असम में क्या किया था? ये क्या बात है? आप किसकी दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं? 26 पार्टियों से आप गठबंधन बनाते हो, लेकिन आप क्योंकि दूसरी पार्टी को आप समझते नहीं हो, इसलिए आपकी स्थिति इतनी नाजुक हो गई है। अब रही बात ओवैसी जी की, देखिए ओवैसी जी के बारे में आप बड़े पत्रकार हैं अंकित जी, आप लोग बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं, मैं देख रहा था। अरे इस दुनिया में जानता है कि ओवैसी यहाँ पे आए क्यों हैं? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पूरी सीट पर जो आदमी चुनाव नहीं लड़ता है, उसका इंटरेस्ट अचानक वेस्ट बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में कहां से आ जाता है? क्योंकि वो जानता है कि जब तक बीजेपी उसके ऊपर हाथ रखे हुए है, तब तक आप 100 गाली आप योगी आदित्यनाथ को देते रहिए। योगी आदित्यनाथ तो उनको योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं ओवैसी समाजवादी पार्टी की B टीम है, तो B टीम को A टीम बनाने की कोशिश है शामिल करके साथ में। नहीं, वो योगी जी को बोलना पड़ रहा है क्योंकि कोई बात मान ही नहीं रहा है। ये इतनी मजाकिया बात है, कोई मानने को तैयार ही नहीं हो रहा है, इसे योगी जी को बोलना पड़ रहा है मुख्यमंत्री के तौर पे। वो समाजवादी की B टीम है, वो फलाने की B टीम है। ठीक है, अरे भैया सबको पता है किसकी B टीम है भाई। बिहार राकेश जी 5 सीटें जीती, बीजेपी जीत गई। वापस आ रहा हूं राकेश जी, आप गठबंधन करके चुनाव लड़े, NDA के साथ इतने सारे घटक दल हो, 2017 में राजभर आपके साथ हो, निषाद साहब आपके साथ हो, अपना दल आपके साथ हो, अभी भी आपके साथ कुछ पार्टियां हो, तो वो चाणक्य नीति। बाकी लोग अगर इकट्ठा होने चाहें तो हम वर्सेस ऑल हो जाता है। नहीं, देखिए अंकित जी, मैंने गठबंधन की राजनीति के खिलाफ बातें नहीं कही हैं। हम गठबंधन की राजनीति के खिलाफ नहीं हैं,
लेकिन जातीय समीकरणों को साध करके, मजहबी समीकरणों को साध करके अगर कोई सरकार बनाने के बारे में सोच रहा है तो वो मुंह की खाएगा, वो गलतफहमी का शिकार है। हमने पीडीपी के साथ गठबंधन का जिक्र कर दिया, वो पोस्ट पोल अलायंस था भाई। प्री पोल अलायंस और पोस्ट पोल अलायंस में अंतर आशुतोष जी समझते होंगे। तो उस समय के वहां जनमत के आधार पर निर्णय हुआ था। लेकिन इस बात को मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आपको लग रहा है कि हम राजभर का कुछ वोट ले लेंगे, कुछ जाट का वोट ले लेंगे, कुछ मुस्लिम का समीकरण जोड़ लेंगे, कुछ यादव का समीकरण जोड़ लेंगे और तरह तरह के जाति मजहब के समीकरण को उभार दे करके हम उत्तर प्रदेश में सत्ता में काबिज हो जाएंगे। और आपने भी लंबा विश्लेषण दिया कि कहां कहां पर मुस्लिम प्रभावी है, कहां कहां पर राजभर प्रभावी है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी 2,50,00,000 हमारे सदस्य थे जब हम 2017 के चुनाव में गए हैं और आज भारतीय जनता पार्टी के 4 करोड़ सदस्य बनाने के लिए हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। 3,60,00,000 वोट पाकर के हम चुनाव जीत गए थे। आज उत्तर प्रदेश में 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको मुफ्त राशन की स्कीम के तहत फायदा मिल रहा है। अलग अलग उत्तर प्रदेश की 16 करोड़ ऐसी संख्या है जिसको केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जिनको प्रधानमंत्री आवास मिला है, मोदी जी के नाम पर और योगी जी के काम पर आपको आश्वासन है कि आप चुनाव जीत जाएंगे, कानून की सुरक्षा का एहसास मिला है, ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे। ठीक है आशुतोष जी, वो कह रहे हैं मोदी जी के नाम पर, योगी जी के काम पर हम जीत जाएंगे। ये सब आपको जरूरत पड़ रही होगी कि वेस्टर्न यूपी में जयंत चौधरी के साथ थोड़ा सा वोट इधर उधर थाम लीजिए, ईस्टर्न यूपी में राजभर साहब के साथ थोड़ा सा थाम लीजिए और कहीं ना कहीं घूम फिर के ओवैसी साहब के आसपास भी बात आपकी पूरी घूम जाती है। अंकित जी देखिए, भारतीय राजनीति में अगर राकेश त्रिपाठी भी प्रवक्ता हैं और आप भी समझते हैं कि पोस्ट पोल अलायंस कितना धार्मिक होता है और प्री पोल अलायंस कितना है, तो कुर्सी के चक्कर में पोस्ट पोल अलायंस आपने कश्मीर में किया वो सबको पता है। और रही बात जातियों की बात है, ये भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के आप 5 साल पुराने देख लीजिए, इसी लखनऊ की सरजमी में गोमती के किनारे यादव सम्मेलन, कुर्मी सम्मेलन, लाला सम्मेलन, वैश्य सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, केशव देव मौर्य ने किया था। हाँ। और आप तो योगी मोदी की बात कर रहे हैं। अंकित मेरी बात पूरी हो जाए। मोदी जी की इतनी योजनाओं का कारण ये है कि 2019 के बाद लगातार 14 राज्यों में इलेक्शन हुए और 8 में सीधे तौर से भारतीय जनता पार्टी हार गई, चाहे झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे सर समझ आई। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी से पूरा परहेज है, तो ये मान के चलें कि आधिकारिक तौर पर समाजवादी पार्टी का आप इस प्रवक्ता हैं, जिम्मेदार नेता हैं, समाजवादी पार्टी और ओवैसी के पार्टी के बीच में कोई गठबंधन होने की गुंजाइश नहीं है, प्री पोल या पोस्ट पोल? बिल्कुल नहीं है, ना प्री पोल ना पोस्ट पोल। राकेश जी कह रहे हैं कोई संभावना नहीं है। अगर जो काउंटर पोलराइजेशन करके खेल जो आप कर सकते थे, उसका जो फायदा आप दोनों को हो सकता था, वो लेने नहीं देंगे आपको। नहीं देखिए, दोनों के मंतव्य एक हैं। अखिलेश यादव जी मोहम्मद अली जिन्ना को याद कर रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी इस समय वर्तमान राजनीति के जिन्ना हैं, छोटे जिन्ना हैं। तो बड़े जिन्ना को वो याद कर रहे हैं, छोटे जिन्ना यहां काम कर रहे हैं। इन दोनों के मंतव्य एक है कि इस पूरे चुनाव को कैसे विकास के मुद्दे से डिरेल करके ध्रुवीकरण पर ला करके खड़ा किया जा सके, कैसे मुस्लिम वोटों की गोलबंदी की जा सके, कैसे जातीय समीकरणों को साधा जा सके। लेकिन उत्तर प्रदेश ध्रुवीकरण की आप बात करेंगे तो फिर आपके काम के बीच में चाचा जान अब्बा जान कहां से आ जाते हैं? उत्तर प्रदेश में अब विकास के मुद्दे पर बात होगी, विकास के मुद्दे पर वोट होंगे। तो ये तो मुख्यमंत्री जी को भी याद दिला दीजिए ना कि सिर्फ विकास के मुद्दे पर बात करें, वो चाचा जान अब्बा जान कब्रिस्तान शमशान इन सब चीजों पे उतर आते हैं। नहीं, ये जो कर रहे हैं हम तो वो बता रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं इसलिए हम बता रहे हैं। देखिए, शमशान और कब्रिस्तान का काम इन्होंने किया था, इन्होंने शमशान को उपेक्षित किया, कब्रिस्तान की चारदीवारी बनाई। क्यों? आप आशुतोष वर्मा जी जवाब दें। जब ये सत्ता में थे, शमशान को इन्होंने बदहाल छोड़ रखा था, कब्रिस्तान के लिए चारदीवारी बनाने के लिए क्यों धन लोकेट किया? क्यों? आप जब मजहबों को अलग अलग दृष्टि से देखते हैं तो सवाल तो खड़े होंगे। आशुतोष जी, दिक्कत यही है क्या हिंदुओं की उपेक्षा करते रहेंगे? कहीं ना कहीं बीजेपी के बनाए हुए ट्रैप में फंस जाते हैं। अब अखिलेश जी जाके जिन्ना की बात करेंगे और आप उम्मीद करेंगे कि बीजेपी उसको जाने दे, मतलब आप बिल्कुल लॉलीपॉप देंगे और वो उस पर छक्का ना मारे। मुझे जवाब देने दीजिए। अंकित जी देखिए, बड़ी मजेदार बात है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को बोला जाता है कि सिर्फ झूठ बोलो, आधा आधा सच बोलो, आधा मत बताओ। ये बड़ी बात कर रहे थे 2017 में, जिन्ना की बातें कर रहे थे, उसके बाद पाकिस्तान और हम अफगानिस्तान की दिन भर बात करते रहते हैं। ये वही पार्टी है जिसने 1942 में एक जो गवर्नमेंट बनाई थी, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने फजलुल हक के साथ सरकार चलाई। सर लेकिन फैक्चुअली तो ये उस समय पार्टी नहीं थे, फैक्चुअली तो ये उस समय पार्टी नहीं थी, बीजेपी अस्तित्व में नहीं थी। मतलब आप कह लीजिए, अपनी बात में आपको रोक नहीं रहा हूं, पर बीजेपी नहीं थी तब। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी बोलते आरएसएस का हम अंग नहीं है, हम मान जाएंगे।
ठीक, खैर कोई बात नहीं। और रही बात उत्तर प्रदेश की बात, कब्रिस्तान, अरे इन्होंने जिस समाजवादी पार्टी के एमएलसी मुख्तार नवाब के ऊपर इतने आरोप लगाए जी, उसने ये कब्जा लिया वो कब्जा लिया, उसको अपनी पार्टी में बुला के ज्वाइन करवा लिया, ये तो बताया ही नहीं इन्होंने किसी को। ठीक है, किसी की सीट पे मुख्यमंत्री जी एमएलसी बन के आए हैं, ये किसी ने नहीं बताया अभी तक आपको। अब मुझे तो पता नहीं किसी ने क्या क्या नहीं बताया। चुनाव का समय है, बहुत सारी चीजें मैं भी जानकारी रोज नई नई लेता रहूंगा, सीखता रहूंगा आप ही लोगों से। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव क्या रंग ना दिखाएं, जनता भी इसी इंतजार में है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आता है आप लोगों के साथ बातचीत करके हर बार। राकेश त्रिपाठी जी, आशुतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। एक और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई खबर है। सियासत में जहां कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है, प्रियंका गांधी कह रही है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वहीं पे प्रियंका गांधी की पार्टी से ही एक चुनी हुई सांसद, वो भी लड़की, रायबरेली सदर की सीट से, जो अदिति सिंह हैं, वो अब कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थाम लिया है। काफी दिनों से बागी तेवर थे। आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अदिति सिंह को पार्टी में शामिल किया। उसके बाद अदिति ने हमारे संवाददाता से बात करी, आपको सुनाते उन्होंने क्या कहा। बहुत लंबे समय से ये चल रहे थे, कयास लग रहे थे कि आप कब ज्वाइन करेंगी बीजेपी। आज फाइनली कैसे ये फैसला हुआ और क्या बात हुई यहाँ? कोई क्विड प्रोको नहीं है कि किसी भी चीज़ की ऐसी बात हुई हो। मैंने मंशा जाहिर करी कि मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ काम करने का मौका चाहिए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हो। मैं इस पार्टी की जो विचारधारा से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ और इसी क्रम में ज्वाइनिंग आज हो गई है। और आगे जैसे आप जानते हैं विधानसभा का चुनाव आ रहा है, 2 महीने में निरंतर विधानसभा का चुनाव होगा, तो अब पूरा मैं चुनाव पे ही फोकस करके आ रही हूँ। अच्छा, कांग्रेस पार्टी बड़े दावे कर रही है महिलाओं को साथ लेकर चलने की, कितना बड़ा नुकसान आप देखती हैं आपका जाना कांग्रेस पार्टी? देखिए, इस पे मैं खुद क्या टिप्पणी करूं कि मेरे जाने से उनको कितना नुकसान होगा, नहीं, पर बहरहाल मैं बस यही कहूंगी कि महिला हो या पुरुष, कांग्रेस पार्टी में बाकी ही कौन है। और कहीं ना कहीं दे हैव टू टेक अ लॉन्ग हार्ड लुक इनटू द मिरर कि क्या उनके ऐसे नेतृत्व के फैसले हैं, क्या ऐसी नीतियां हैं, क्या ऐसी उनकी वो हैं कि सभी लोग वहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। और जहाँ तक अगर आप महिलाओं की बात करें तो उसमें मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, ये वही पार्टी है जिसने मेरी शादी के 1 दिन बाद मुझे नोटिस भेजा था, ठीक है ना। तो एक तरफ वो महिलाओं की, लड़कियों की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो अपनी पार्टी की महिलाओं को संतुष्ट नहीं रख पाए, तो मुझे नहीं पता क्या उनकी पॉलिसी है। अब बात करते हैं किसान आंदोलन की और उसके असर पर। जो लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से उसका असर होगा उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में। आज तीनों कृषि कानून वापस लेने पर कैबिनेट से मंजूरी मिल गई, लेकिन किसान अभी भी दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं, सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर, वहां पर डटे हुए हैं। किसानों की मांग है कि जब तक एमएसपी को लेकर कानून नहीं बनता वो वापस नहीं जाएंगे। अब तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी किसानों के समर्थन में एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहे हैं। आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। कुछ ही दिनों के बाद अगले हफ्ते की शुरुआत में पार्लियामेंट का सत्र आएगा और ये जो तीनों विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पूर्व में पास हुए थे, इनको वहां पर बाकी जो प्रक्रिया वापस लेने की वो वहां पर पूरी कर दी जाएगी। अभी और जो मामले हैं जब वे पूरे हो जाएंगे, जब खत्म करेंगे, 27 तारीख की हमारी मीटिंग है, उस पर हम अगला निर्णय लेंगे। अभी 29 तारीख तक का हमारा है कि 29 तारीख तक हमारा जो मार्च है वो होगा। 29 तारीख के बाद के क्या हमारे प्रोग्राम होंगे वो 27 तारीख में तय करेंगे। जब तक समर्थन मूल्य किसानों के निर्धारण के अनुसार उनका मूल्य अनाज का निर्धारण नहीं होगा, तब तक यह आंदोलन रुकने वाला नहीं और हमको लड़ना है। तो कानून वापस हो गए, किसान अभी भी डटे हुए हैं। इसका बीजेपी ने, क्योंकि उन्हें डर था कि कुछ नुकसान होगा। नुकसान सबसे ज्यादा जो भारतीय जनता पार्टी को डर था वो था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां पर इस पूरे आंदोलन का, क्योंकि ये राकेश टिकैत का गढ़ है, पूरे आंदोलन का एक केंद्र बना हुआ था। गाजीपुर में जो किसान आप देख रहे थे वो यहीं से आते हैं। क्या वहां के लोग कह रहे हैं, किसान वहां के क्या सोचते हैं? क्या कृषि कानून वापस लेने के बाद अब केंद्र सरकार के प्रति किसानों का रुख थोड़ा नरम हुआ है? किसानों का मूड जानने के लिए टाइम्स ऑन भारत के रिपोर्टर रविकांत पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो जाटलैंड है, मुजफ्फरनगर पहुंचे। वहां पर राकेश टिकैत के गांव सिसौली जाकर उन्होंने किसानों का मूड भापा। आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं।
ऐसा ही राजा होना चाहिए, गलत तो नहीं। तो हाथ खोल कर पैसा फेंक दो और पद ले लो। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और किसी भी पार्टी को सत्ता के शिखर तक पहुंचने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत अहम रोल निभाता है। ऐसे में टाइम्स नाउ नव भारत की टीम सबसे पहले पहुंची जाटलैंड मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर को चीनी का कटोरा कहते हैं। इस वक्त हम एक गन्ने के खेत में मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ पर गन्ना कितना प्रचुर मात्रा में होता है। यहाँ के जो किसान हैं वो गन्ने की खेती करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो वेस्टर्न यूपी खास तौर पर 3 कृषि कानूनों के पास होने के बाद किसान आंदोलन की चपेट में था। किसान अपने घरों से निकलकर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन ये सियासत अब थोड़ी कम हो गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मिठास में थोड़ी कड़वाहट कृषि कानूनों ने घोली, लेकिन अब ये कानून वापस ले लिए गए हैं। ऐसे में क्या अभी भी यहाँ का किसान नाराज है या फिर ये नाराजगी थोड़ी कम हुई? अब सरकार ने ये फैसला ले लिया है कि वो बिल को वापस ले रही है, प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। खुश है मोदी सरकार के इस फैसले से? धन्यवाद है मोदी जी का, पर देर बहुत कर दी। हमारे 673 किसान मर लिए वहाँ। अगर वह शुरू में इस काम को कर लेते तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। क्या लगता है आप लोगों को, क्योंकि विपक्ष ये सवाल खड़े कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, इसलिए बीजेपी ने ये फैसला लिया है ताकि उसको चुनाव में फायदा हो। आप लोगों को ऐसा लगता है? हाँ, फायदा तो इन्हें हो जाएगा, होगा, कुछ होगा। अब आप लोगों की नाराजगी दूर हो गई है? हाँ, बिल के प्रति तो नाराजगी दूर है। 1 साल से वहाँ किसान बैठे थे, इन्होंने 1 साल के अंदर तो कोई बात किसानों से नहीं की। और सरकार तो किसानों से बातचीत कर रही थी, कई दौर की बातचीत। 11-12 दौर के लगभग बातचीत हुई है, लेकिन समाधान कुछ नहीं निकला। ये तब भी तो निकल सकता था, जो इन्होंने आन टाइम पे, अब चुनाव के टाइम पे इन्होंने लॉलीपॉप दे दिया। किसी कानून वापस, ये चुनाव की मद्देनजर ही तो दिया, अब से पहले दे देते तो बहुत नुकसान किसानों का हो चुका। 12 महीने से वहाँ बैठे थे, बहुत आदमी हमारे वहाँ मर चुके। कोरोना टाइम में भी वहाँ पर रहे हैं, सर्दी में, बरसात में, भूखे प्यासे भी रहे हैं वहाँ। तो ये तो इन्होंने एक सही नहीं किया। हमारा जो किसान है, किसान नेता हमारा लोकदल है, हम जयंत चौधरी के साथ रहेंगे और उसे ही हम वोट करेंगे। तो किसान याद आ रहा ये तो हमें भी पता, अकाफत आ गई। पहले भी तो मोदी था, जिस सरिये गाड़ रखे थे, हमारे चुब्बे गाड़ रखे थे, जब कहाँ का आता है। अभी डामाडोल इलेक्शन का भी कोई पता नहीं क्या होगा। हम कल भी देख रहे थे, बहुत डामाडोल हो रही। तो ये बताओ, है कि नहीं? बिल वापस ले लिया? अभी तो इलेक्शन आए नहीं, इलेक्शन से पहले अपना रंग दिखा दो। सुन लो रे परिधानो भाइयों, कान खोल के गाम में पैसा लगा दो, हाथ खोल के। ऐसा ही राजा होना चाहिए, गलत तो नहीं। तो हाथ खोल कर पैसा फेंक दो और पद ले लो, ठीक है। बहुत सारे किसान ऐसे भी थे जिनका ये कहना है कि सरकार ने देर से ही सही, लेकिन बिल को वापस लेने का फैसला लिया है। हम उसका स्वागत करते हैं। ये फैसला थोड़ा पहले हो जाना चाहिए, लेकिन वोट किसको देंगे इस बात को लेकर अभी यहाँ के किसान और यहाँ की जो जनता है वो अपने पत्ते नहीं खोल रही है। मुजफ्फरनगर का किसान अपने पत्ते नहीं खोल रहा है। वजह ये भी है कि अभी तक किसान आंदोलन जारी है। एमएसपी की मांग को लेकर किसान अड़े हुए हैं और किसान नेता राकेश टिकैत हिलने को तैयार नहीं। अब मुजफ्फरपुर आए हैं तो राकेश टिकैत के गांव की तरफ भी रुख करना बनता है। तो चलिए सिसौली। क्या बीजेपी के प्रति अभी भी नाराजगी उतनी है या दूसरी पार्टियों के चांस यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं? सरकार ने जो फैसला लिया मोदी जी ने, अच्छा फैसला है, उसका सभी को अच्छा हुआ, एहसास हुआ, स्वागत करते हैं।
जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया ये स्वागत योग्य है और दूसरी पार्टी को भी यहाँ कोई फायदा नहीं होने वाला। इसको 7वां साल है सेंट्रल गवर्नमेंट की, बीजेपी की सरकार को, और चौथा साल, लगभग 5 साल पूरे होने जा रहे हैं प्रदेश सरकार को। इन्होंने किसान का कोई फायदा नहीं किया। चर्चा इस बात को लेकर है ताऊ कि राकेश टिकैत ने तो सरकार को झुका दिया, तो क्यों ना उन्हीं को आप लोग नेता मान ले और उन्हीं को अगर चुनाव में खड़ा करते हैं तो वो तो जीत भी जाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है? नहीं, वो नेता बनते तो नहीं, किसानों के तो नेता हैं वो, राजनीति में तो नहीं आना चाहते वो। राजनीति में नहीं आएंगे? अगर आएंगे तो वो जीतेंगे? ये जो बातें नहीं आज जीतेंगे क्या थी, जो बातें नहीं राजनीति में वो। राकेश टिकैत के गांव सिसौली से निकलते ही पता चला कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और मुजफ्फरनगर से सांसद संजीव बालियान सांसद खेल स्पर्धा कार्यक्रम में मुजफ्फरनगर आए हुए हैं। ऐसे में इन्होंने जनता का क्या मूड भांपा है, इन्हीं से जान लेते हैं। सर, आप चुनाव के भी सह प्रभारी हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, क्या माहौल दिख रहा है उत्तर प्रदेश में? योगी सरकार आने के बाद यहाँ पर भय और भ्रष्टाचार इस पर लगाम लगी है। जो माफिया राज था उससे मुक्ति मिली है, जो पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता था उस पर रोक लगी है, और कुल मिलाकर जब गुंडा राज खत्म होता है तो खुशहाली अपने आप आती है। संजीव जी, लेकिन विपक्ष को ये लगता था कि यही बड़ा हथियार है, अचानक आप लोगों ने मुद्दा ही छीन लिया। वो लोग कह रहे हैं, विपक्ष के लोग, कि आप लोगों ने चुनाव को ध्यान में रख के ये कर दिया। चुनाव की बात नहीं है, चुनाव से जुड़ी हुई बात ये नहीं है। बहुत सी मुद्दे राष्ट्रहित में होती है, एक दूसरे, अगर कोई भी प्रधान, कुछ लोग अगर कन्विंस नहीं है तो भी हम लागू नहीं करना चाहते। तो ये चुनाव तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। चुनाव तो भाजपा पहले भी जीतती है और अब भी जीतेगी। बीजेपी अपनी जीत के लिए आश्वस्त दिख रही है, लेकिन किसानों से बात करके मामला डमाडोल लग रहा है। लेकिन किसी भी चुनाव में युवा वर्ग बहुत अहम रोल प्ले करता है। ऐसे में मुजफ्फरनगर का युवा क्या सोचता है, अब ये सुनिए। सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए कि 2022 में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। 4.5 साल योगी की सरकार रही है, कुछ आप लोगों को लगता है कि अच्छे काम हुए हैं? आप लोग काम से संतुष्ट हैं या चाहते हैं कि सरकार बदले? हाँ जी सर, हम संतुष्ट हैं। हम चाहते हैं कि आगे भी योगी सरकार आए और जो भी काम नहीं कर पाई अब इन आने वाले सालों में वो भी काम करें। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भर्ती नहीं लाई है सरकार। भर्ती में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बाकी के हर काम उन्होंने अच्छे किए हैं, बस थोड़ा भर्ती में प्रॉब्लम है। इसी चीज से मैं चाहती हूँ कि उन्हें थोड़ा भर्ती पे ध्यान दे। तो मैसेज लाउड एंड क्लियर है, युवाओं को नौकरी चाहिए, किसानों को एमएसपी। तीनों कृषि कानूनों की वापसी से किसानों की नाराजगी थोड़ी कम हुई है, तो वहीं इस बार आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोट बैंक पर बड़ा असर डालेगा। ऐसे में इस बार का चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी दिलचस्प होने वाला है। रविकांत राय, मुजफ्फरनगर, टाइम्स नाउ, नवभारत। लोकतंत्र में कोशिश करते रहेंगे जमीन से आपके लिए क्या हलचल है, चुनाव का क्या माहौल है, वो लेकर रोज अपने कार्यक्रम में आते रहें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बने रहिए टाइम्स ऑन भारत के साथ, खबरों का सिलसिला जारी है।